हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट सी टेट सी टेट 2012 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड अर्थात अंग्रेजी भाषा का अगर आप तैयारी करते हैं सी टेट के लिए पेपर फर्स्ट में प्राथमिक स्तर में लैंग्वेज सेकंड भाषा द्वितीय के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए होगा दोस्तों सी टेट 2012 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सी टेट 2012 पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए लैंग्वेज सेकंड द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें डायरेक्शन दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब ये है कि आपको सबसे सही विकल्प को चुन करके आंसर बताना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज टीचर एज ए फैसिलिटेटर इज, अर्थात एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक फैसिलिटेटर के रूप में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ अगर देखेंगे एक फैसिलिटेटर का मतलब क्या है, एक तरीके से आपका सहायक करता, एक फैसिलिटी देने वाला टीचर। तो यहाँ आपके चारों ऑप्शन को अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन बी कह रहा है कि टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। नो, जहाँ स्ट्रिक्टली आया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सी कह रहा है कि टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। देखिए, लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन टू रीड, ऐसा कहीं कुछ जो है वो आपको एक फैसिलिटेटर के रूप में नहीं देता है, तो ये आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि टू क्रिएट ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, अर्थात हमको जो है अधिगमकर्ता के लिए भाषा का एक अर्थपूर्ण तरीके से बोलने के लिए मौका देना चाहिए। हाँ, ये कुछ हद तक सही हो सकता है, बट इसमें सबसे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसन टू इट। दोस्तों, क्यों होगा, ध्यान देंगे। देखिए, एक फैसिलिटेटर के रूप में लैंग्वेज टीचर का मुख्य उत्तरदायित्व सबसे पहले विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना तथा जानकारी प्रदान करने के साथ उन्हें ध्यान से सुनने के लिए मजबूर करना होता है। इसलिए आपका यहाँ पे इस पहले नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। एक फैसिलिटेटर के रूप में एक लैंग्वेज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है वह एक अधिगमकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ उसके अपने लिए सीखने के लिए जानकारी देगा। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका पीयर असेसमेंट कभी नहीं, समेटिव असेसमेंट कभी नहीं, सुपरवाइज रीडिंग सेशंस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क। क्यों, ध्यान देंगे। देखिए, एक कंट्रोल्ड राइटिंग यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि नियंत्रित लेखन, यह लक्ष्यों द्वारा विद्यार्थी स्वतः अपने आप सीखने में अपनी सहायता कर सकते हैं अगर एक नियंत्रित लेखन, एक कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क उनको अगर दिया जाए खुद के अपनी भाषा में लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, नहीं, ऑप्शन ए कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपका हो सकता है, लेकिन अभी पहले सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि टू डिसाइड पास एंड फेल, नहीं, ये पास फेल की कोई बात ही नहीं है इसमें असेसमेंट में।
डी कह रहा है कि टू मेज़र अचीवमेंट ऑफ लर्नर, ये हो सकता है, लेकिन बी और डी में आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दोस्तों मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में सुधार लाना, क्योंकि असेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन यंग लर्नर आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन दे विल। अगर एक यंग लर्नर है और वो अपने स्पेलिंग और पंक्चुएशन को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। तो दोस्तों यहाँ अगर 4 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नर्चर देयर क्रिएटिविटी, नहीं क्रिएटिविटी की कहीं बात नहीं हो रही है। शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, दोस्तों यहाँ पे लिसनिंग स्किल का कोई मतलब नहीं है। बाकी इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्पेलिंग और पंक्चुएशन को इम्प्रूव करने की, तो यहाँ पे इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी भी नहीं होगा। यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनहैंस देयर फ्लुएंसी। दोस्तों इनहैंस देयर फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि छोटे बच्चों यानी कि यंग लर्नर जो हैं, छोटे बच्चों या यंग लर्नर को यदि स्पेलिंग में सुधार और सही पंक्चुएशन सिखाया जाता है तो उनमें भाषा का धारा प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी जो है वो विकसित होने लगता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, इनहैंस देयर फ्लुएंसी। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स ए टीचर गिव सम शॉर्ट्स टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। दोस्तों यहाँ एक लर्नर के बारे में जो बातें कही जा रही है, एक शिक्षक के द्वारा अगर एक शॉर्ट छोटा सा टेक्स्ट दिया जा रहा है एक लर्नर को, एक अधिगमकर्ता को, और उसे एक फ्रेम क्वेश्चन के बारे में, तो इसका टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफ़िकल्टी फेस बाय टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इनहैंस द लर्नर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन नंबर बी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी को देख लेते हैं। ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर्स, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। डी टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए यदि टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा यदि विद्यार्थियों को कोई टेक्स्ट दे करके उसमें से प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है तो इससे विद्यार्थियों में एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। इसलिए आपका इनहैंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एंड एज ए सब स्किल्स ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व। दोस्तों रीडिंग बिटवीन लाइन्स फ्रेज का मतलब क्या होता है, ये क्या है कि यहाँ पे एक सब स्किल के बारे में पूछी जा रही, सब स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों रीडिंग बिटवीन द लाइन्स फ्रेज का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ उसके भावार्थ को भी समझते जाना, और यह जो कला होती है इसको हम कहते हैं रीडिंग की एक सब स्किल। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका 6 नंबर के इस क्वेश्चन में गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, बिल्कुल नहीं। इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कंटेक्चुअल एंड वर्बल क्लूज, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट, क्योंकि रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है किसी ऐसे स्टेटमेंट को, मतलब किसी स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ उसके भाव को भी समझते जाना, और यह जो है एक रीडिंग की सब स्किल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। दोस्तों यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो करेक्ट स्पीच पूछ रहा है, हैबिट कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, किसके द्वारा हम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका अगर बात करेंगे तो क्विज का कोई मतलब नहीं होगा,
डिक्टेशन का कोई मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस यहाँ पे हो नहीं रही है, यहाँ हो रहा है आपका वोकैबुलरी प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्पीच की बात की जा रही है, उसके हैबिट में लाने की। तो सही ढंग से बोलने के अभ्यास का विकास, सही ढंग से बोलने के अभ्यास का विकास वोकैबुलरी की अच्छी जानकारी के द्वारा ही हम प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं वोकैबुलरी प्रैक्टिस के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आगे 8 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आफ्टर रीडिंग ए पोयम ए टीचर्स इन्वॉल्व द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोयम एंड अनदर ड्रा ए पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन थीम एंड येट अनदर सेट द पोयम टू म्यूजिक। दिस एक्टिविटी, दोस्तों एक पोयम, एक कविता को पढ़ने के बाद एक शिक्षक जो है वह अधिगमकर्ताओं यानी कि बच्चों को एक ग्रुप में काम करने के लिए देता है, जिसमें पहले ग्रुप को कहता है कि आप जो है उस पोयम का एक समरी लिखिए, दूसरे ग्रुप को कहता है शिक्षक कि आप उस पर एक मेन थीम को जो है ड्रॉ करिए उस पिक्चर के माध्यम से, और तीसरे ग्रुप को कहता है कि आप जो है उस पोयम कविता का एक म्यूजिक तैयार करिए। तो ग्रुप में बच्चों को अगर 3 ग्रुप बना करके 3 लोगों को 3 काम अगर दिया गया है तो इस प्रकार की एक्टिविटी क्या होगी। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से टीचर जो है वो क्या करना चाहता है, तो यहाँ पे कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट कुछ हद तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी ये भी हो सकता है आंसर। विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर फ्रॉम द लेसन, नहीं, डिस्ट्रैक्ट की कोई बात ही नहीं है। डी इज ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम तो होगा नहीं। तो ए और बी में दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज एम एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर असेसमेंट। इस एक्टिविटी के द्वारा टीचर बच्चों को एक दूसरे के कार्य का असेसमेंट करने हेतु तैयार करता है, एक मूल्यांकन करने हेतु तैयार करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यंग लर्नर्स विल एंजॉय ए प्ले इंक्लूड्स इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे। तो यंग लर्नर यानी कि जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं वो खेल के साथ पढ़ाई करते हैं किताबों में, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपका देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि गेट डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे यंग लर्नर की बात हो रही है। सी रीड द प्ले साइलेंटली, साइलेंटली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, नहीं, इसका भी क्योंकि यहाँ पे कोई दोहराने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इनैक्ट द प्ले। इनैक्ट द प्ले का मतलब क्या है कि छोटे विद्यार्थी, यंग लर्नर जो होते हैं छोटे विद्यार्थी, वो किसी नाटक का आनंद इसे स्वयं एक तरीके से एक्टिंग करके बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों को जो है एक तरीके से उनको खुद एक्टिंग करने का मौका दिया जाए, प्ले करने का मौका दिया जाए, इनैक्ट द प्ले, तो वो बहुत अच्छे से उसको सीख पाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10 नंबर पे कि अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू। दोस्तों कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है निर्माणकर्ता। तो यहाँ अगर बात करेंगे दोस्तों कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होती है एक तरीके से निर्माण, जो सृजन करने वाले बच्चे होते हैं, तो उसमें जो है भाषा को सीखने के लिए एक लर्नर को, अधिगमकर्ता को हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो अवॉइड एरर कम्प्लीटली, नहीं, किसी भी भाषा को जब सीखेंगे तो गलतियाँ होगी, तो उसमें एरर को हम अवॉइड कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, ये भी जो है आपका कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रूट, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। डी करेंगे डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी लर्न द ग्रामर रूल बाय रूट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, ध्यान देंगे, देखिए रेट मेमोराइजेशन जिसको हम तकनीक दोहराव कहते हैं एक तरीके से, तो रेट मेमोराइजेशन जो है तकनीक दोहराव पर आधारित होती है, इसलिए भाषा सीखने के दौरान इसके ग्रामर संबंधी नियमों का रिपीट करना, दोहराव करने से ही जो है एक लर्नर बहुत शीघ्रता से बीच में अपने पढ़ने वाली कठिनाई को दूर कर सकता है। तो
तो यहाँ पे ग्रामर की रूल जो है वो लर्नर को पता होने चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग सेशंस द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर। दोस्तों एक कहानी स्टोरी टेलिंग सेशन चल रहा है, उसमें जो लर्नर है वह पूछ रहा है कि इसकी स्टोरी की एंडिंग क्या होगी। दिस विल हेल्प द लर्नर, ये जो लर्नर अधिगमकर्ता को ये किस तरीके से हेल्प करेगा। तो यहाँ अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, इसका लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स का इसमें कोई मतलब नहीं है। इवेल्युएट द टीचर्स और ओरिजिनलिटी, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है। बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से जो स्टोरी टेलिंग हो रही है, यानी कि एक तरीके से जो कहानी कही जा रही है उसको जो है इमेजिन करके बच्चा जो है कुछ क्रिएटिव कर सकता है। नेक्स्ट आगे ऑप्शन डी देख रहे हैं कि अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, नो ग्रामर बेटर को अंडरस्टैंड करने के लिए कहानी जो है वो नहीं सुनाई जा रही है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को कोई कहानी सुनाने के बाद यदि उनसे इसमें फेर बदल करके कहानी के अंत को बदलने को कहा जाता है तो इससे विद्यार्थियों को नए ढंग से सोचने का अवसर मिलता है। कहानी में परिवर्तन करने से उनमें क्रिएटिविटी का विकास होता है, रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का विकास होता है तथा नई स्थिति के बारे में सोचने को वो लोग विवश होने के कारण उनमें जो है वो इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हेन यंग लर्नर्स आर आस्क्ड टू रीड ए टेक्स्ट साइलेंटली दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड। जब एक यंग लर्नर, एक छोटा बच्चा जो है वह साइलेंटली पढ़ रहा है यानी कि मन में अपने पढ़ रहा है तो उसको जो है किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे तो टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विथ कम्प्रिहेंसिव, नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है। सेकंड ऑप्शन बी करेंगे टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम यूज इन द पैसेज, ऑप्शन नंबर बी कुछ हद तक सही हो सकता है। आगे टू रीड फास्ट इवन इफ दे डोंट comprehend द मीनिंग, सी का कोई मतलब नहीं है। टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे इनकाउंटर्ड ए डिफिकल्ट वर्ड आर फ्रेज, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए इस साइलेंट रीडिंग के दौरान यानी कि मन में पढ़ने के दौरान किसी पैसेज के ग्रामर के जो भाग होते हैं उन पर अधिक ध्यान देना संभव होता है। इस दौरान जो है वो प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, इन सब चीज़ों पर जोर देने के बजाय वाक्य रचना, सेंटेंस मेकिंग अर्थात ग्रामर आदि को समझने का प्रयास किया जाता है साइलेंट रीडिंग के दौरान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, रोल प्ले का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यहाँ पे टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, नहीं, रीडिंग हैबिट का कोई मतलब नहीं है। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये ऑप्शन में भी आपका सही हो सकता है। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, कहीं हो सकता है ऑप्शन बी से भी बेटर ऑप्शन सी हो। सी कह रहा है कि टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, नहीं, एक्टिंग टैलेंट की बात यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए थोड़ी बच्चे को सिखाया जा रहा है रोल प्ले में। डी कह रहा है कि टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स। दोस्तों यहाँ अगर बात करेंगे तो इस 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। क्यों? क्योंकि रोल प्ले की एक्टिविटी विद्यार्थियों में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस उत्पन्न करने के लिए की जाती है। इससे विद्यार्थियों की कॉग्निटिव अंडरस्टैंड, संज्ञानात्मक विकास जो है अर्थात इंफॉर्मेशन इंटेक तथा इंटेलेक्चुअल ग्रैप्स में जो है वो डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका 13 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न जो है भाषा किस तरीके से आप और अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन वन स्किल एट ए टाइम। मतलब क्या है कि भाषा संबंधी कौशलों, लैंग्वेज स्किल्स को, भाषा संबंधी कौशलों को हम तब और बेहतर रूप से ग्रहण कर सकते हैं जब इन्हें अकेले में
तथा एक बार में एक ही कौशल पर अभ्यास किया जाए। व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन एंड वन स्किल एट वन टाइम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 करा है कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प टीचर इन। सब्स्टिट्यूशन टेबल जो है वो किस तरीके से हेल्प करता है विद्यार्थियों को। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर। इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर क्यों? देखिए, सब्स्टिट्यूशन टेबल में शिक्षक विद्यार्थियों को मॉडल सेंटेंस से युक्त एक तालिका प्रदान करता है और इसमें लर्नर के लिए विभिन्न चॉइस का रेंज होता है जिसमें वे सेट पैटर्न के आधार पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों की स्पीकिंग एवं राइटिंग स्किल्स में भी वृद्धि की जाती है, इम्प्रूव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों ध्यान देंगे, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 16 to 24 बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 24 नंबर तक का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को, इस पैसेज को पढ़ करके तब उसमें से आपको आंसर बताने हैं। तो चलिए हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि एनेस्थेसिया इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स ए लॉस ऑफ सेंसेशन आइदर परमानेंट और टेम्पररी। मतलब क्या है एनेस्थेसिया? क्या है कि एक तरीके से आप एनेस्थेसिया को हम ये कह सकते हैं कि अचेतावस्था। ये जो होता है जब एनेस्थेसिया आती है किसी भी आदमी में तो उसके पूरे बॉडी में जो है वो सेंसेशन जो होता है वो परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। द टर्म इज usually used to describe the artificially produced loss of sensation which makes a surgical operation painless. There are 4 main type of anesthesia, जैसे कि एक एनेस्थेसिया होता है आपका जनरल, दूसरा होता है स्पाइनल, तीसरा होता है रीजनल और चौथा होता है लोकल। एनेस्थेसिया में बी गिवन एज ए गैसेस बाय इनहेलेशन और ए ड्रग इंजेक्टेड into a vein. A patient given general anesthesia lose consciousness। दोस्तों जैसे अचेतावस्था मतलब क्या कहते हैं, बेहोशी की एक तरीके से कह सकते हैं, बेहोश करने की अवस्था। तो एनेस्थेसिया ऑफ ए फेयरली लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्टिंग द एनेस्थेसिया ड्रग इनटू द स्पाइनल कैनल ऑल दैट portion of the body below the label at which the drug is injected in anesthesiaized area। यानी कि जब हम बेहोशी का किसी को दवा इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके किसी पार्ट में जहाँ लगाएंगे वहाँ का पूरा जो भाग है वो शून्य हो जाता है और शून्य करने के बाद से जैसे कोई ऑपरेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो वो तब जाके होता है। आगे कह रहा है कि रीजनल एनेस्थेसिया इज द इंजेक्टिंग ऑफ द नर्व्स एज दे इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉलम द एनेस्थेसिया इंडक्ट बाय दिस मेथड इफेक्ट। जनरली जो है वो आपका एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन होता है वो नर्व यानी कि आपके उसमें लगाया जाता है, नर्व्स में लगाए जाते हैं, आपके नसों में लगाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि ओनली दैट एरिया ऑफ द बॉडी सप्लाई बाय दोज नर्व्स। इन लोकल एनेस्थेसिया द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ द ऑपरेटिव incision and sometimes also into the nearby surrounding tissues। दोस्तों क्या कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह को एनेस्थेसिया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि अगर आपको किसी पैर का ऑपरेशन करना है पैर में, तो पर्टिकुलरली उसी डेडिकेटेड जगह पे ही आपको एक शून्य करने की दवा दी जाती है जिसके द्वारा वो चीज़ें शून्य हो जाएंगी और वहाँ पे आप ऑपरेशन या कुछ भी चीज़ है वो आसानी से कर सकते हैं। और एक होता है कि एक ऐसी दवा होती है जिसमें कि अगर आपको दवा वो दी जाएगी तो पूरी बॉडी आपकी जो है वो शून्य हो जाती है। उसी के बारे में पूरा ये आपका गद्यांश कह रहा है, पैसेज कह रहा है। आगे कह रहा है कि फॉर्मली द मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेसिया वाज ए कोकीन। ए ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेबल ऑफ कोका बश एंड इंट्रोड्यूस इन 1879 बट cocaine has some disadvantage and sometimes undesirable side effect। दोस्तों क्या होता है ना, कोकीन भी जो है एक तरीके से आपको अचेतावस्था में ला सकता है, जिसका कि हम जो है इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले कब हुआ था, 1879 ईस्वी में। आगे कह रहे हैं कि फॉर स्पाइनल रीजनल एंड लोकल एनेस्थेसिया प्रोकेन और वन ऑफ द सेवरल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोकेन इज नाउ वाइडली यूज इंस्टीड ऑफ कोकेन। अभी फ़िलहाल जो है वो आपका नॉर्मल जो है वो प्रोकेन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है बजाय कोकीन के। फॉर
very limited and short operation such as opening a small abscess. Local anesthesia may be induced by spraying rather than injecting. A chemical ethyl chloride on a small area of the skin in changing from the liquid to the gesture state. This drug frees the area sprayed and परमिट्स पेनलेस इंसिजन। मतलब दोस्तों यही है कि अभी जो है इस वर्तमान समय में किसी भी पार्ट को, शरीर के किसी भी भाग को शून्य करना हो तो उसको शून्य करने के लिए कई सारे ड्रग्स भी मिलते हैं। आपको सूंघने के लिए भी मिलता है, अगर कोई चीज़ आपको सूंघा दिया जाए तो भी आप बेहोश हो जाएंगे, अचेतावस्था में चले जाएंगे। तो ये सारे उसी के बारे में बता रहा है पूरा ये पैसेज। अब दोस्तों इस पैसेज के बाद आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है 60 नंबर पर कि व्हेन ए पार्ट ऑफ द बॉडी इज एनेस्थेसाइज, यानी कि आपके जो पार्ट है उसको कब जो है वो एनेस्थाइज किया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा दैट पार्ट लूजेज द एबिलिटी टू फील एनी पेन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है तो जिस पार्ट में वो शून्य करने की दवा लगाई जाती है तो वहाँ पे जो है वो कोई दर्द नहीं होगा, यानी कि कुछ भी वहाँ अगर उस पूरे भाग को काट के निकाल भी दिया जाए तो उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूरा भाग वो जो है वो शून्य हो चुका है। इसका एनेस्थीसिया का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बिना कोई दर्द उत्पन्न किए मरीज का ऑपरेशन करना होता है। ऑप्शन में आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न कर रहा है कि द रियल पर्पज ऑफ यूजिंग एनेस्थेसिक इज, यानी कि इसका जो है रियल पर्पज क्या होना चाहिए। यहाँ इसका रियल पर्पज दोस्तों यही होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग पेन, यानी कि किसी भी भाग में बिना कोई दर्द उत्पन्न किए मरीज का जो है वो ऑपरेशन कर देना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मेन काम यही है एनेस्थीसिया का। आगे एन एनेस्थेटिक इज इनहेल्ड व्हेन इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। दोस्तों एक एनेस्थेटिक जो है उसको हम इनहेल कर सकते हैं व्हेन इज एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि किसी की तरह कहा जाए तो। दोस्तों ये जो है एनेस्थेटिक जो है ये किसके रूप में दिया जाएगा, तो दोस्तों ये आपका दिया जाता है गैस के रूप में। जब जिसको अगर हम इनहेल करने की बात की जा रही है, यानी कि उसको सूंघने की बात की जा रही है, तो ये गैस के रूप में इसको सूंघा जाता है। गैस के रूप में दिया जाने वाला जो है एनेस्थेटिक इनहेल किया जाता है, तो ये आपका गैस फॉर्म में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है व्हेन ए गैस इज यूज एज एन एनेस्थेटिक द एनेस्थेसिया इज। दोस्तों जब एक गैस के रूप में एनेस्थेटिक दवाई दी जाती है तो एनेस्थेसिया उसमें क्या होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल, रीजनल, जनरल, स्मॉल क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जब एनेस्थेटिक के रूप में गैस का प्रयोग इनहेलेशन द्वारा किया जाता है, अर्थात यह पूरे शरीर को बेहोश अवस्था में ले जाता है, तो इसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थेसिया, यानी कि इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी जनरल एनेस्थेसिया। आगे 20 नंबर पर अगला प्रश्न है स्पाइनल एनेस्थेसिया इज रिसॉर्टेड टू व्हेन। स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट होता है। दोस्तों स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है वो वेन में एक दवा इंजेक्ट करके दिया जाता है और इससे पूरे शरीर में जो है वो प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए ड्रग हैज़ टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे करेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 की द एक्सप्रेशन द साइट ऑफ द ऑपरेटिव इंसिजन लाइन 22 एंड 23 मीन्स, मतलब इसका इस लाइन का मतलब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ द साइट ऑफ द ऑपरेटिव इंसिजन का मतलब है शरीर का वह भाग जहाँ ऑपरेशन के लिए चीरा या कट लगाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, द प्लेस एट विच ए कट इज़ टू बी मेड, यानी कि जहाँ कट या चीरा लगाएंगे ऑपरेशन के दौरान उसी को हम क्या कहते हैं, द साइट ऑफ द ऑपरेटिव इंसिजन। ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि एन एब्सेंस लाइन 34, लाइन नंबर 34 में अब्सेस का मतलब क्या है। अब्सेस का मतलब होता है एन ओपन वाउंड रिक्वायरिंग सर्जरी। मतलब क्या है कि यहाँ जो शब्द आपका दिया गया है एब्सेस का मतलब होता है, जैसे एब्सेस का अर्थ होता है फोड़ा, जैसे कि नहीं फोड़ा हो जाता है फोड़ा, तो एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा। फोड़ा जैसे फोड़ा या ओपन वाउंड है जिसकी बाहरी सर्जरी की आवश्यकता होती है और इसके लिए लोकल एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें केवल उसी स्थान को ही एक तरीके से निश्चेतन किया जाता है जहां घाव या फोड़ा होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 23 कह रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर्मरली, लाइन 25 इज। तो इसमें पैराग्राफ में फॉर्मरली जो वर्ड दिया गया है लाइन नंबर 25 में, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, उसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका विलोम हो जाएगा आपका फॉर्मली। शब्द फॉर्मली का मतलब होता है पहले, फॉर्मली का मतलब क्या होता है? पहले। और पहले का विलोम क्या होगा? बाद। बाद का क्या हो जाएगा? लेटर। लेटर मीन्स होता है बाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 24 कर रहा है कि एनेस्थेटिक का मतलब क्या है? लाइन नंबर 26 में जो लिखा हुआ है, एनेस्थेटिक मतलब होता है एक निश्चेतक अवधि, यानी कि एक निश्चेतक औषधि या दवाई, एक निश्चेतक औषधि या दवाई। तो यहाँ आपका जो है ये क्या हो जाएगा? एक नाउन है, ये क्या है? एक संज्ञा है। ऑप्शन का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 25 to 30, यानी कि 25 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक का जो प्रश्न होगा वो आपके इस गद्यांश से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं यहाँ से। गद्यांश करें कि द फार्मर इज अप बिफोर डाउन ऑन शेयरिंग डे ड्राइविंग हिज फ्लॉक इनटू पेन्स। बाय 8 o'clock द shearer arrive, and after a hearty breakfast they take their places on long benches that the farmer has improvised in the pen. Shears are taken from leather cases and sharpened with whetstone. A fire is lighted to heat pitch for the marking, and the work begin. Soon the sharpen fall into their routine. A lad sees a sip from the pen and क्या कह रहा है? पेन एंड बट द पेन एंड tie is to fit on with a cord because that might injure it। सर दोस्तों पहले एक बार पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा मैं अर्थ आपको बता दूंगा। इसका हिंदी में पूरा अर्थ मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको पूरे गद्यांश को पहले पूरा पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि द वूल फर्स्ट ही सियर द कोरेज वूल फ्रॉम द शिप बेली, देन lays the animal on its side on the bench between his legs while he snip at the curly wool round the neck. He walked to and for a long ribs, peeling the wool back until it hangs like a क्या हो जाएगा? Hangs like a double back over the animal. Then he turns the sheep over and begin on the unclipped side. In a few moments the wool fleece fall away in one piece looking like। दोस्तों यहाँ अगर बात करेंगे तो चलिए मैं अब आपको इसका पूरा गद्यांश आपको मैं बता देता हूँ। इस गद्यांश का पूरा आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका पूरा आपका व्याख्या जो है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे तो इसमें कह रहा था कि एक किसान होता है, देखिए एक किसान सुबह होने से पहले उठ जाता है और अपने झुंड को बाड़े में ले जाता है और 8 बजे तक कतरने वाला आ जाता है। कतरनी के दिन कह सकते हैं, सीयरिंग डे का मतलब होता है कतरनी के दिन। और उसके बाद पूरे भरपूर नाश्ता करने के बाद वे लंबी बेंचों पर अपनी जगह ले लेते हैं। किसानों ने जो है कलम में सुधार किया, कतरनी को चमड़े के आवरणों से ले आता है और मट्ठे पीच को गर्म करने के लिए आग लगाई जाती है और काम शुरू होता है। दोस्तों मतलब टोटल जो है ये आपका एक किसान किस तरीके से जो है वो काम करता है कतरनी के समय में। इसमें कह रहा है कि जल्दी अंकन के लिए पिच को गर्म करने के लिए आग लगाई जाती है और फिर काम शुरू हो जाता है।
उसके बाद जल्द ही कतरने वाले अपने दिनचर्या में आ जाते हैं। एक लड़का एक भेड़ को बाड़े से पकड़ लेता है और उसके पैरों को रस्सी से नहीं बल्कि टाट की पट्टी से बांध देता है, क्योंकि इससे उसे चोट लग सकती थी। और भेड़ को बेंचों पर ले जाया जाता है और कतरने वाला भेड़ को काटना शुरू कर देता है। ऊन सबसे पहले वह भेड़ के पेट से मोटे ऊन को कतरता है, फिर जानवर को अपने पैरों के बीच बेंच पर एक तरफ लिटा देता है, जबकि वह गर्दन के चारों ओर के घुंघराले ऊन को काटता है। वह पसलियों के साथ साथ इधर उधर काम करता है, ऊन को पीछे से छीलता है जब तक वह पशु के ऊपर दुगुने लबादे के समान लटक न जाए। फिर वह भेड़ को पलट देता है और बिना कतरन वाली तरफ से शुरू करता है और कुछ ही क्षण में पूरा ऊन एक टुकड़े में गिर जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक किसान जो भेड़ पाल कर रखा हुआ है, उस भेड़ का जो है किस तरीके से बाल काटा जाता है, जो काटने वाले बाल काटने वाले जो आते हैं, तो उसी के बारे में दोस्तों ये पूरा आपका जो है ये गद्यांश था। अब चलिए आगे जो हम यहाँ से पढ़ेंगे इस गद्यांश को, कह रहा है कि डर्टी। चलिए पहले इसका हम लोग आपको पहले इसका पूरा आपको बता देते हैं व्याख्या सहित। दोस्तों यहाँ आप कह रहा है कि डर्टी ग्रे रग मतलब क्या है कि एक गंदा ग्रे गलीचा है, और ए फ्यू मोर स्निप्स फ्रॉम द सीयर्स एंड द वूल इज कट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द शिप टेल। मतलब क्या है कि कैंची से कुछ और टुकड़े किए जाते हैं और भेड़ की पूंछ के दोनों ओर से ऊन काटा जाता है, जिससे कि जानवर सफ़ेद और पूरी तरीके से नंगे हो जाते हैं। ऊन कतरने वाला भेड़ को ज़मीन पर धकेल देता है और फिर दूसरे जानवर को बुलाता है, और इसी बीच लड़का नई कतरी गई भेड़ पर किसान का निशाना लगाता है, उसके पैर खोल देता है और उसे कतरने वाले बाड़े से बाहर निकाल देता है। एक दूसरा लड़का किसान का बेटा उस ऊन को पकड़ लेता है, जैसे उसे एक तरफ फेंक दिया जाता है, उसे लुढ़का देता है। पहले पूंछ में ऊन फंसाए और गर्दन पर गांठ लगाकर बंडल को सुरक्षित करें। किसी भी ढीली कतरन को अलग से इकट्ठा किया जाता है। काम 1 बजे तक चलता है और किसान की पत्नी उन पुरुषों को भोजन के लिए बुलाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पास मौजूद भेड़ों को ख़त्म कर देता है। फिर पूरा जो ग्रुप रहता है वो फार्म हाउस में वापस चला जाता है। पुरुष खेत की रसोई में जो है वो खेत में चले जाते हैं। उनके कुत्ते के आंगन में जो कुत्ता जो है उनके आंगन में आता है, और फिर उसके बाद डिनर ब्रेक के समय छोटे समय के बाद कुछ करना होता है, फिर कतरन जो हो जारी रहता है और ऊन का ढेर बढ़ जाता है। तो यहाँ जो है पूरी तरीके से जो गद्यांश आपका बनाया ये दिया गया है, ये किस तरीके से एक किसान के घर में ऊन जो भेड़ पाला गया है उस भेड़ से ही ऊन प्राप्त होता है। तो भेड़ों को काटने के लिए भेड़ों के ऊन को काटने के लिए कैसे जो लोग आते हैं काटने वाले लोग, उसी के बारे में पूरा ये गद्यांश आपका दिया हुआ दोस्तों। तो अब इस गद्यांश के ऊपर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये गद्यांश में क्या पूछा गया है। तो गद्यांश में यही पूछा गया है कि एक किसान रहता है और उस किसान के यहाँ भेड़ रहती है और उन भेड़ों का ऊन कटवाना है, यानी कि ऊन निकलवाना है। तो उसी ऊन को निकालने के लिए जो है वो बुलाता है काटने वाले को, और जो ऊन काटने वाले जो आते हैं वो अपना किस तरीके से उस सारे भेड़ों का ऊन काट के निकालते हैं उसी के बारे में पूरा ये आपका दिया गया है। तो अब दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर अब आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 का है कि व्हाट एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट दैट शेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस वेरी ऑफन। मतलब दोस्तों कह रहा है कि इसमें जो है पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या एक्सप्रेशन दिया जा रहा है सुबह सुबह। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेट स्टोन मतलब क्या है, देखिए पहले पैराग्राफ में सीयर को यानी कि कैंची को जो है वो कैंची को बहुत पैना किया जा रहा है, कैंची को धार लगाई जा रही है, वेट स्टोन का प्रयोग करने की बात कही गई है। अर्थात पहले पैराग्राफ में शीयर को पैना करने के बारे में वेट स्टोन का प्रयोग करने की बात कही गई है। अर्थात शीयरिंग का कार्य कभी कभी किया जाता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा ऊन जो है वूल कतरने की कतरनी
सदैव तैयार अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे वेटस्टोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 26 कह रहा है कि द शेयरर फर्स्ट कट द वूल फ्रॉम द डैश डैशेस ऑफ द शिप, यानी कि शेयरर के द्वारा सबसे पहले ऊन कतरने का कार्य शिप की बेली के द्वारा रिब्स वाले भाग से प्रारंभ किया था। यानी किस भाग से कह रहा है कि जो शेयरर के द्वारा जो काटने वाले कुतरने वाले हैं उनके द्वारा सबसे पहले ऊन कतरने का कार्य कौन से भाग से प्रारंभ किया जाता है, तो वो रिब से किया जा रहा है। किससे? रिब से। जो ऊन काटने वाले हैं कतरने वाले वो ऊन भेड़ों के रिब्स से सबसे पहले ऊन काटना चालू करते हैं। आगे 27 नंबर पे अगला प्रश्न है कि वाई आर लूजेज क्लिपिंग ऑफ वूल गैदर सेपरेटली, कि जो भेड़ हैं वो एक ही साथ इकट्ठा होते हैं लेकिन अलग अलग उनकी क्लिपिंग क्यों होती है, उनको क्यों काटा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो बात हो जाएगी वो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। मतलब क्या है, देखिएगा, लूजेज क्लिपिंग ऑफ वूल गैदर सेपरेटली सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टाइट क्लिपिंग, यानी कि एक तरीके से बहुत टाइट क्लिपिंग करना, जो बहुत टाइट क्लिपिंग सघन वाला जो भेड़ है वो इधर उधर उड़कर फैलता नहीं है, अतः इसे बाद में भी एकत्रित किया जा सकता है, इसलिए जो है वो सबको इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 28वां प्रश्न है कि वूल विच हैज बीन शेयर्ड फ्रॉम ए शिप। यहाँ पे भेड़ों से जो ऊन निकाला जा रहा है वह आपका किस तरीके से प्राप्त किया जा रहा है, कैसे मतलब उसको इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये हो रहा है आपका, उसको रोल करके बंडल किया जा रहा है। जो भेड़ों से ऊन निकल रहा है, भेड़ से जो भी ऊन प्राप्त हो रहे हैं उनको एक गांठ बना करके और रोल करके बंडलों में परिवर्तित किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि व्हाट वर्ड फ्रॉम द पैसेज बेस्ट टेल अस दैट शेयरर आर लाइक ए वेरी लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स। तो दोस्तों यहाँ अगर देखेंगे कि जो भेड़ से ऊन काटने या कतरने की बात की जा रही है वो एक प्रकार की क्या है, बहुत बड़ी कैंची है जो कि उसमें बहुत तेज़ धार होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाए क्या है, वो बहुत धार वाला, यानी बहुत तेज़ उसका धार है। भेड़ से ऊन काटने या कतरने के लिए जो कतरनी यानी कि जो शेयर का प्रयोग हो रहा है, शेयर का जो कतरनी का प्रयोग किया जा रहा है वह क्या है, वह है आपका बहुत, उसमें धार है, बहुत तेज है वो। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पे आखिरी प्रश्न है आपका इस वीडियो में। द शिप इज कैरीड टू द बेंचेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे जो है इस वाक्य में शिप को जो है वो क्या बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैसिव वॉइस, क्योंकि इस वाक्य में द शिप जो है, द शिप को सब्जेक्ट बना करके वाक्य को वर्ब टू को बी प्लस यानी पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, इज कैरीड का प्रयोग किया गया है। और यह सेंटेंस जो किसमें है वो पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सी टैट 2012 पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के सभी 30 प्रश्नों को इंग्लिश भाषा में जो पूछे गए हैं सेकंड लैंग्वेज के रूप में, उसके सभी 30 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव हल किया है, उसके विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ। उम्मीद करता हूं जो भी हमारे दोस्त सीटेट की तैयारी पेपर फर्स्ट प्राथमिक लेवल में अंग्रेजी भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए मित्रों।